चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्रणाली। देखिए इसमें भारत की जो जलवायु है, वनस्पति और वन्य प्रणाली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। और आपके लिए जो नोट्स हैं सीटेट के वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं चैप्टर। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, ठीक है, टेलीविज़न पर देखते होंगे, दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते होंगे। मतलब मौसम से रिलेटेड हम हर दिन कुछ न कुछ चीज़ें देखते व सुनते होंगे टेलीविज़न पर या समाचार पत्रों के माध्यम से। जैसा कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। मौसम जो है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। तो इसमें तापमान है, वर्षा है और सूर्य की जो विकिरण इत्यादि है, ये सब शामिल उसके अंदर होते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा भी हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, आपने ये भी देखा होगा कि जब मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। यानी गर्मियों के मौसम में या गर्म मौसम में हमें ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते होंगे, जैसे कि गर्मी का मौसम। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, जैसे कि आपको ठंडी के दिन जो आते हैं। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं, जब ठंड और तेज़ हवाएं चलती हैं तभी हमें ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमें भाई ठंड के मौसम में गर्म चीज़ें और गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ें खाने का जो मन करता है वो हमें इस पर डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। तो जो खाना है वो मौसमी के ऊपर डिपेंड करता है और वस्त्र जो हैं वो भी मौसम के अनुसार ही डिपेंड करते हैं हम कौन से वस्त्र पहनते हैं। सामान्य भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर कुछ मौसम है, जैसे दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम चलता है जिसे हम सर्दी का मौसम कहते हैं। मार्च से लेकर मई तक गर्मी का मौसम होता है जिसे हम गर्मी के मौसम कहते हैं, गर्म। तो आप याद रखिएगा। जून से सितंबर तक का दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। वर्षा का मौसम होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने आपका वर्षा चलता है, जो कि पश्चिमी मानसून के दौरान होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लीजिए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखिए शीत ऋतु। शीत ऋतु किसे कहते हैं, तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सर्दियों के मौसम में जो सूर्य की रोशनी होती है वो हमारे ऊपर सीधी नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए वहाँ पर तापमान अधिक ठंडा होता है। तो शीत ऋतु के दौरान जो उत्तर भारत है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, यानी कि यहाँ पे ठंड का मौसम आ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में देखिए, गर्मी के मौसम में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अधिकतर सीधी पड़ती हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया हुआ है कि जो ऋतुएं होती हैं वो पृथ्वी के जो परिक्रमण जब करता है तो डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर या किस रेखा पर कितना पड़ता है। मैंने आपको पीछे चैप्टर में पढ़ाया, वो एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये ऋतुएं किस तरीके से आती हैं। ग्रीष्म के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। गर्मियों के मौसम में जो सूरज की रोशनी होती है वो सीधी पड़ती है। उत्तर भारत में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं जिसे हम लू कहते हैं। तो उत्तर भारत में आपने सुना होगा कि लू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये गर्मी के मौसम में ही लू चलता है, ठीक है, जो कि शुष्क पवनें होती हैं और गर्म हवाएं होती हैं। तो गर्म हवाएं एवं शुष्क पवनों को ही हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे नीचे देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो आपने ये देखा होगा कि मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम कहलाता है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थिल की ओर बढ़ती है, यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है। तो जो पवनें होती है, जो हवाएं हैं, ठीक है, वो स्थल की ओर बढ़ती है, मतलब इस तरीके से इधर की ओर आती हैं। वे अपने साथ नमी भी ले आती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं, इधर आपको पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, तो ये पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आपका केरला है और इधर आपका मुंबई की तरफ ज़्यादा वर्षा देखने को आपको मिलती है। आपको मैं पिछले चैप्टर्स में आपने पहाड़ों के बारे में पढ़ा है, वहाँ पर आपको सारा कुछ बताया हुआ है।
आगे देखिए, ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं और वर्षा करती हैं। आगे बढ़ते हैं, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु कहते हैं। जब मानसून लौटता है तो उस मौसम को हम शरद ऋतु कहते हैं। यहाँ देखिए, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो जो हवाएं होती हैं वो वापस किधर आती हैं, बंगाल की खाड़ी, यानी कि रिटर्न होती हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो हवाएं होती हैं वो बहती हैं। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि मानसून का लौटने का ये समय होता है, कौन सा समय, शरद ऋतु के दौरान। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो आपको शरद ऋतु में देखने को मिलेगा तमिलनाडु यानी इधर का इलाका और आंध्र प्रदेश यानी इधर का इलाका। तो ये जो इलाका है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बरसात देखने को मिलती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो ये पेपर में कई बार पूछ सकता है आपको कि जलवायु किसे कहते हैं। तो किसी भी स्थान पर कई सालों में मापी गई जो मौसम की औसत जो स्थिति होती है उसी को हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि मौसम के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होती है। मानसून शब्द का जो अरबी भाषा में उसको मौसमी से लिया गया है। तो पीछे पहले भी आपने पढ़ा है कि मानसून किस शब्द से बना है, तो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की जो स्थिति है वो उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवने से होती है। तो जो भारत की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति भारत की कौन सी है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। यहाँ पर अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवने से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और यहाँ पे अधिकतर जो वर्षा होती है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। तो भारत के अंदर खेती भी जो है वो किस पे निर्भर करती है, तो वर्षा पर, बारिश पर। अच्छे मानसून का जो मतलब है वो पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो जब अच्छा मानसून कहेंगे जब हमारे यहाँ पर पर्याप्त वर्षा हो और अच्छी मात्रा में फसलों का उत्पादन हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। देखिए आगे लिखा है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी पर भी निर्भर करती है। जैसा कि भारत की जलवायु में क्षेत्र विभिन्नताओं का अनुभव होता है। आपने देखा होगा कि भारत की जो जलवायु है उसके क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग देखने को मिलती है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसे जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म स्थान है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जबकि लद्दाख एवं कारगिल में बर्फीले ठंड पड़ती है, मतलब काफ़ी वहाँ पर ठंड देखने को मिलती है लद्दाख के क्षेत्र में। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई है, आपका कोलकाता है, यहाँ पे जलवायु मध्यम रहती है, यानी मीडियम रहती है। वे न ही अधिक यहाँ पे गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत ज़्यादा अधिक आर्द्र होते हैं, यानी आर्द्र देखने को मिलते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में अधिक वर्षा कहाँ देखी जाती है, तो मेघालय के में स्थित मौसिनराम में होती है विश्व में, ठीक है, दुनिया में। जबकि किसी किसी वर्ष तो राजस्थान के जैसलमेर में बारिश ही नहीं देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, ये जलवायु का परिवर्तन होता है उसकी स्थिति के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पर आपको प्राकृतिक वनस्पति की कुछ बातें दिखाई जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक, हम अपने चारों तरफ कई प्रकार के पादप जीव जंतु देखते हैं। हरे घास मैदान में खेलना कितना अच्छा हमें लगता है। कुछ पौधे छोटे हमें देखने को मिलते हैं तो कुछ झाड़ियाँ होती हैं जो कि काफ़ी लंबी देखने को मिलती हैं, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से लंबे वृक्ष देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं। तो कुछ में बहुत ज़्यादा शाखाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, लताएं होती हैं। कुछ में बहुत ज़्यादा घनी पत्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे नारियल का पेड़, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नीम और आम ये पेड़ में काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ देखने को मिलती है, लेकिन बहुत कम पत्तियाँ किस में देखने को मिलती है, तो नारियल के पेड़ में, ठीक है। और मनुष्य की सहायता के बिना, मतलब घास और जो झाड़ी है, जो पौधे हैं, वो बिना मनुष्य की सहायता के ही उपजते हैं, यानी उग जाते हैं। वे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। तो आपको याद रखना कि प्राकृतिक वनस्पति कौन से होते हैं, जो बिना मनुष्य की सहायता से उग जाती है। आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, मतलब ये लोग किस प्रकार से अलग हैं। अलग जलवायु में अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर्स में कि जो वनस्पतियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग जलवायु के अनुसार ही उगती हैं।
इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो बारिश इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन वनस्पतियों को उगाने में, ठीक है। जलवायु की विभिन्नताओं के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए वनस्पति जो होती है वो जलवायु के ऊपर डिपेंड करती है और अलग अलग क्षेत्रों में भी ये अलग अलग तरीके की पाई जाती है भारत के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर आप मरुस्थल के इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे सूखी झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आप उत्तर भारत में जाओगे तो वहाँ पे आपको हरी घासें, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, उत्तर पूर्व की तरफ, तो वहाँ पे आपको अलग तरीके के घास और जंगल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके का आपको नेचर देखने को मिलेगा भारत के अंदर। तो ये डिपेंड करता है जलवायु के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भी और लाभदायक भी हैं। हमें कई सारे कार्य करते हैं हम इनसे। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, मतलब पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टियों को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ और लाख, शहद, गोंद इत्यादि कई प्रचुर मात्रा में हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है, जो वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास है क्या, जंगल। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो रही हैं। तो देखिए जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या के बढ़ने के साथ हमारी मांगे भी बढ़ती हैं। तो उस दौरान क्या हो रहा है कि वनों की कटाई की जा रही है, पेड़ों से हमें अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं जिससे मनुष्य अपनी आपूर्ति करता है। तो अधिक पौधे लगाने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वनों की कटाई को कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए व लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि लोग कुछ खास आयोजनों जैसे महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, तथा पृथ्वी को हरा भरा हम इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए इस तरीके से पेड़ हमें चीज़ें देता है। देखिए मिट्टी को भी इसने बांध रखा है, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ, देखिए मिट्टी को भी बांध रखा है। रबड़ देता है हमें, इमारती लकड़ियाँ हैं, वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास पैदा करता है, गोंद एवं लाख, फल, शहद, ऑक्सीजन दे रहा है, दवाइयाँ, रहने के लिए घर, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर इत्यादि कई सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है पेड़, ठीक है। तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। आगे देखिए वन्य प्रणाली के अंदर कई प्रकार के जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं के हजारों प्रजाति तथा बड़ी संख्याओं में विभिन्न प्रकार के सरीसृप एवं उभयचर यानी कई प्रकार के सांप देखने को मिलते हैं, पक्षियाँ देखने को मिलती हैं, कई सारे कीटे कृमियों का निवास होता है, जानवरों का उसमें निवास होता है, ठीक है। आगे देखिए, बाघ हमारा राष्ट्र पशु है। आपको याद होगा कि बाघ जो है वो हमारा राष्ट्र पशु है। देश के कई सारे भागों में पाया जाता है, जैसे गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो गुजरात के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, कि एशियाई शेरों का निवास कहाँ है, तो गुजरात के गिर वन के अंदर, ठीक है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं, ठीक है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। तो हाथी केरल एवं कर्नाटक के जंगलों में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो जंगली गधा हमें कच्छ के रण में देखने को मिल जाएंगे। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका होता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर है, सियार है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल आदि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। भारत में पक्षियों को भी ऐसे ही प्रचुरता है, जैसे मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। आपको पता है कि मोर हमारा भारत का राष्ट्र पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी भारत के अंदर देखने को आपको मिलते हैं, जो पृथ्वी को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, ठीक है। प्रकृति को क्या करते हैं, उनका निवास स्थान प्रदान करते हैं। उद्यान, जैसे बड़े बड़े उद्यान बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, और कुछ और भी अधिक उद्यान देखने को मिलेंगे। शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये लोग रक्षा करते हैं जानवरों की, पक्षियों की, ठीक है। क्या आप इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो ये आपको बताना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। देखिए भारत के अंदर सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो बरसात का मौसम होता है, इसके अंदर अधिक से अधिक आपको सांप देखने को मिलते हैं।
ठीक है। और सांपों की जो प्रजातियां भारत के अंदर कई प्रकार की पाई जाती हैं, सैकड़ों पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। भारत के अंदर कोबरा और करैत नाम की प्रमुख जातियों वाले सांप हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं। वनों के काटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजाति तेजी से घट रही है। अब देखिए, वनों को कटाव ज़्यादा हो रहा है भारत के अंदर, जानवरों का शिकार भी भारत में अधिक देखने को मिल रहा है। इसके कारण इनकी जो प्रजाति है वो क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से घट रही है। आपने देखा होगा एक छोटी सी पहले चिड़िया आती थी, जो गांव में आप लोग, अगर गांव के लोग होंगे आप लोग तो जानते होंगे, छोटी सी चिड़िया होती थी और वो घोंसला घर में ही बनाती थी। लेकिन आज के टाइम पे वो जो चिड़िया है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, कहीं भी देखने को नहीं मिलती, बहुत कम ही किसी गाँव में देखने को मिलेगी आपको। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। लेकिन सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी कई सारी परियोजनाओं को शुरू किया है। तो कई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं जिसमें हाथी और बाघों को बचाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ आपको मानचित्र यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इस मानचित्र के अंदर वन्य जीव आपको दिखाए गए हैं, तो आप देख लीजिए इसको। यहाँ लिखा है कि आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं। महंगे बिकने के साथ साथ लोग इनको पसंद ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनका शिकार ज़्यादा होता है, इनको मार दिया जाता है। तो अगर मनुष्य इन सब चीज़ों को त्याग दे, इन सब चीज़ों को खरीदे ही ना, तो लोग इनको मारना ही बंद कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जानवरों की रक्षा होगी और हमारा पर्यावरण भी क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, यानी अक्टूबर का जो पहला वीक होता है उसको हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो कब आता है, तो ये आप याद रखिएगा इधर। ठीक है, वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, ताकि वन के जो निवासी हैं उसको, उनके रक्षा करने के लिए जागरूकता लोगों के अंदर लाई जा सके। देखिए कुछ यहाँ पे आर्टिकल भी हैं, ठीक है, जो कि लीगल्स हैं, ये कई सारे, इसमें रिजर्व फोर्स है, कई सारे लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई भी की है, काम भी किया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये पैराग्राफ काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है, आपको दिखेगा। प्रवासी पक्षी, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। तो सबसे छोटी जो पक्षी है यहाँ पे 15 ग्राम का है, जिसका नाम है लिटिल स्टिंट। ठीक है, ये आर्कटिक प्रदेश से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है सर्दियों के मौसम में। देखिए तो कितना सुंदर नज़ारा ये आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि छोटी सी 15 ग्राम की पक्षी जिसका नाम है लिटिल स्टेंट, ये जो है, और ये सबसे छोटी भी है, और ये आर्कटिक प्रदेश से भारत आती है 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके। लेकिन जो लोग हैं, लोग अपने कुछ सुख सुविधाओं को देखते हुए इनको मार देते हैं, इनको नष्ट कर रहे हैं, इनके जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे कानून आपको ऊपर देखने को मिले जिसकी हमने बातें की हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इनमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? ठीक है, तो मानसूनी पवनें आपको मैंने बताया था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो पढ़ लीजिएगा आप ऊपर। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम बताइए, तो उसमें 4 मौसम को आपको मैंने डिसाइड किया था। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये भी मैंने आपको ऑनलाइन करके बताया था। यहाँ देखिए सही उत्तर पर आपको चिन्ह करना है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मौसिनराम, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है, कहाँ पे है आप बताइएगा। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ठंडे जगह होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में समय आर्द्र पवनें कहाँ से बहती हैं, तो समुद्र के स्थल की ओर से बहती हैं। मैंने बताया था आपको फिगर बना के किस तरीके से बहती हैं। ठीक है, इधर आपका अरब सागर से, इधर आपका बंगाल की खाड़ी से, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं। इस तरीके से आपको मानसूनी पवनें देखने को आपको मिलती हैं। फिर ये वापस लौटती हैं शरद ऋतु के दौरान, ये भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस तरफ से वापस ये तो आती हैं, और फिर ये देखो ये आने का साइन है, और इधर से फिर वो वापस आती हैं बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो इधर के आपको क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। मैंने बताया था आंध्र प्रदेश जैसे तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं आगे के चैप्टर में। अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, चैप्टर बहुत अच्छा है, आपको ध्यान से सुनेंगे तो चैप्टर अच्छा रहेगा। आपको नोट्स जल्द से जल्द हम प्रोवाइड कराएंगे। ये चैप्टर आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है, और आपकी जो बुक है भूगोल की क्लास 6 की, ये भी आज यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अपने क्लास 7 की बुक की तरफ, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।